गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14, ठीक है, जिसमें बेटा आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बायोगैस पर अपना यानी कि फर्स्ट वीडियो ख़त्म करी थी। अब वहीं से हमें क्या है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है अगला है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या होती है, देखिए। सूर्य की विकिरणों से भूखंड तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। क्या होती है? वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है तो पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? पवन चक्कियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, एक चीज़ और, कभी पवनों का निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आए, या फिर आए पवनों का प्रवाह कैसे होता है। तो ध्यान रखना है, दोनों बातों में आप सेम चीज़ लिखोगे कि सूर्य की विकिरणों से भूखंड तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है या पवनों का निर्माण होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है? पवन चक्कियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है फिर, जल को पवन चक्कियों द्वारा यानी कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह उपयोग किया जाता था। तो उसमें पहला पॉइंट आता है हमारा, जल को कुओं से खींचने के लिए, ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग होता था। दूसरा, अनाज चक्कियों को चलाने के लिए होता था। तीसरा, टरबाइनों को घुमाने के लिए, जिसके द्वारा क्या होती थी, विद्युत उत्पन्न की जाती थी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, हाँ जी आगे है, परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। एकल का मतलब होता है एक, ठीक है। तो एक पवन चक्की से क्या होती है, बहुत कम मात्रा में विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसलिए बहुत अधिक पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत अधिक पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। उस स्थान को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं, ठीक। उस स्थान को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। उसके बाद आगे है कि पवन चक्की चलाने के लिए पवनों की गति कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कि पवन चक्कियों को चलाने के लिए जो पवनों की गति होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पवन ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं। पहला आता है यह पर्यावरण हितैषी, कि इससे कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। दूसरा क्या है, यह ऊर्जा का कैसा स्रोत है? यह ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? वे स्रोत जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है हमारे पास विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्च न होना। क्या करते हैं कि एक बार पवन चक्की हमने लगा दी तो उससे क्या है, फिर हम कई वर्षों तक लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई बार बार हमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार पवन चक्की लगाने के बाद फिर हम कई सालों तक, कई वर्षों तक क्या है, पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं एक पवन चक्की के द्वारा, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है, ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत होता है, ठीक है। आगे देखिए जी, अब बेटा पवन ऊर्जा की क्या क्या सीमाएं हैं, कि पवन ऊर्जा के यानी कि क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक। देखिए पवन ऊर्जा फार्म के लिए क्या होता है बेटा, पवन ऊर्जा फार्म जहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ लगाना होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितनी भूमि चाहिए? अत्यधिक मात्रा में भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें भूमि की आवश्यकता होती है पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवनों की गति की आपूर्ति होनी चाहिए।
ठीक है, कि पवन ऊर्जा हम तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब पवनों की गति की जो चाल है वो कितनी हो, जो गति है वो कितनी होगी, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तभी हम क्या है, तभी हम पवन ऊर्जा जो होती है, यानी कि पवन ऊर्जा का उपयोग पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, की गति की आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, कि जो यानी कि शुरुआत में जो पवन ऊर्जा फार्म या पवन चक्की जो हम लगाते हैं, ठीक है, उसका खर्च यानी कि शुरुआत में क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा पवन चक्की ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, कि जो पवन चक्की होती है ना उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह की, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह इनको बोला जाता है बेटा ब्लेड। जो ये तीन आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनको ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभ में जो प्रबंधन लागत होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा ये थे बेटा पवन ऊर्जा की सीमाएं। ठीक, आगे देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है कि डेनमार्क को हवाओं या पवनों का देश कहा जाता है। किसको, डेनमार्क एक देश है जिसे किस नाम से जानते हैं, पवनों का देश, क्योंकि यहाँ पर पूरे यानी कि वर्ष जो पवन होते हैं वो पवन चलती रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पवनों की सामान्य स्पीड होती है वो क्या होती है, जितनी स्पीड हमें चाहिए उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, भारत का विश्व में 5वां स्थान है पवनों का उपयोग करने में, कि भारत क्या है, भारत 5वें नंबर पर आता है पवनों का उपयोग करने में। ठीक है, तो ऐसे बहुत से देश हैं जो पवनों पर यानी कि क्या है, पवनों से ही अपनी यानी कि जो ज़्यादातर यानी कि आवश्यकता है उनको पूरी करते हैं विद्युत की। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था डेनमार्क को हवाओं या पवनों का देश कहा जाता है। तो हवाओं और पवनों का देश किस देश को कहा जाता है, डेनमार्क को। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या था, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान। कौन सा स्थान है, 5वां। भारत का विश्व में 5वां स्थान है पवनों का उपयोग करने में। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है तमिलनाडु के निकट कन्याकुमारी में विशाल पवन ऊर्जा फार्म है। ठीक है, जिसमें 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, उसमें क्या है, विशाल पवन ऊर्जा फार्म है। कितने, ठीक है, जिसमें यानी कि प्रतिदिन कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सारे कैसे थे, वो थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें बायोगैस आई थी, पवन ऊर्जा आई थी। ठीक, अच्छा अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। ठीक, तो आगे देखिए, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ यानी विज्ञान में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की जो मांग है वो प्रतिदिन क्या हो रही है, ऊर्जा की मांग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ठीक है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक का मतलब होता है कि दूसरे विकल्प के रूप में, कि हम इन क्या करें, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कौन कौन से विकल्प हमारे सामने हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, और सौर ऊर्जा हमारे सामने है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, फिर बेटा कारण आता है कि क्या कारण है जो हम ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए इसमें आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहते हैं जीवों के अंश के द्वारा प्राप्त ईंधन को बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि वर्तमान दर से उनका उपयोग करते रहे, जैसा हम यानी कि आज के टाइम में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, यदि लगातार हम इन्हीं का उपयोग इसी तरह करते रहे
तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने हेतु, क्या बेटा, कि जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने हेतु ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी क्या है, ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन लंबे समय तक चल सके और पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दर को कम करने हेतु ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जिसके परिणामस्वरूप हम क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक चलाने की चल सकें और पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दर को कम करने हेतु हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बेटा सौर ऊर्जा। अब क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था किसके बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भाई क्या यानी क्यों हम ध्यान दे रहे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, जिसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बेटा सौर क्षेत्रांक। सौर क्षेत्रांक क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर क्षेत्रांक के नाम से जाना जाता है। क्या है भाई, कि पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ग मीटर, कितना, 1 वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा आती है उसी को किस नाम से जानते हैं, हम सौर क्षेत्रांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को क्या किस नाम से जाना जाता है, सौर क्षेत्रांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो मेरी बात बता रहा हूँ कि सौर क्षेत्रांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रति सेकंड यानी कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। तो ठीक है, तो 1 सेकंड में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1.4 किलो जूल। उसके बाद है भाई सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र के कौन कौन से यंत्र जो यानी कि सौर ऊर्जा से चलते हैं। जैसे भाई सौर कुकर है, सौर तापक है और सौर सेल है। ठीक है, अच्छा, तो ये वो यंत्र है जो क्या है, जो सौर ऊर्जा से चलते हैं। ठीक, अब देखिए, पहला, काला पृष्ठ और सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है। नोट, कुछ पॉइंट आपको बताए गए यहाँ पर। ठीक है, इन्हें आपको नोट डालकर लिखना है। काला पृष्ठ, जो काली सतह होती है, वो क्या करती है, सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करती है, यानी सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है काला पृष्ठ। इसलिए इन यंत्रों में काले रंग का उपयोग किया जाता है। तो इन जो ये यानी कि सौर यंत्र हैं, इन यंत्रों में कैसे रंग का उपयोग किया जाता है, काले पृष्ठ का। सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए कांच की शीटों का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच की शीटों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उच्च ताप पैदा होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो तापमान होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, आगे देखिए, सौर सेल। सौर सेल क्या होते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो सौर सेल क्या होते हैं, वह यंत्र जो सौर ऊर्जा को सीधे किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, उसे बोला जाता है सौर सेल। क्या बोला जाता है, सौर सेल बोला जाता है उसे। ठीक है, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आगे, किसी सौर सेल से 0.5 वोल्ट से लेकर 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टता कितनी उत्पन्न होती है, 0.5 से लेकर 1.0
0 वोल्ट तक। और कितनी विद्युत लगभग पैदा कर सकते हैं हम? 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं, जब बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, सौर सेलों को एक साथ जोड़ते हैं, बहुत सारे सौर सेलों को, तो बेटा क्या तैयार होते हैं? तो सौर पैनल तैयार होते हैं। तो या इस अवस्था को क्या कहते हैं? सौर पैनल कहा जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहता है? सौर पैनल कहा जाता है। अब देखिए इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। लाभ, यह पर्यावरण हितैषी होता है। ठीक है। दूसरा, बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम होती है। प्रचलन क्या है और जो रखरखाव है उसकी लागत क्या होती है? अत्यंत कम। अब हानि देखिए क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया महंगी होती है। किसे बनाने की जो विधि होती है वो क्या होती है? बहुत महंगी होती है। विशिष्ट श्रेणी की सिलिकॉन की सीमित मात्रा, कि जिस यानी कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है उसकी मात्रा क्या है? काफ़ी कम है। तीसरा, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने के लिए सिल्वर या चांदी का उपयोग किया जाता है। जब सौर सेलों को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो उसमें सौर सेलों को किस तार का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है? सिल्वर यानी कि चांदी के तार का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है। इसलिए ये काफ़ी होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए कुछ और पॉइंट इनके, जो कि अत्यंत क्या होती है? महंगी होती है। अगला पॉइंट देखिए लाभ का, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता। कोई क्या है? कोई गतिमान पुर्जा नहीं है। जैसे कि पवन चक्की में क्या था? पवन ब्लेड्स थी, ऐसा था। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। और फिर पांचवा और देखिए, सुदूर स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। कैसे स्थानों पर स्थापित किया जाता है? जहाँ पर यानी कि पवन चक्कियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखिए हानि का फोर्थ पॉइंट, ये सूर्य के प्रकाश में कार्य करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होगा ये सिर्फ और सिर्फ तभी कार्य करेंगे। दूसरा, पांचवा, ये अंधेरे यानी रात में कार्य नहीं करते। ठीक है। अब देखिए आगे उपयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मानव निर्मित उपग्रहों में सौर पैनल या सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड, रेडियो, बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी आदि में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पांचवा, ट्रैफिक सिग्नल परिकलन यंत्र यानी कैलकुलेटर बोला जाता है परिकलन यंत्र को, तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और देखिए इसमें फिर कुछ नोट अलग से बातें हैं। इसमें सिल्वर की जगह जर्मेनियम का उपयोग भी होता है, कि सिल्वर की जगह किसका उपयोग कर सकते हैं हम? दूसरी धातु का, जर्मेनियम का। ठीक है, सौर यानी कि सौर सेलों को जोड़ने के लिए। अगला पॉइंट क्या है? कि सौर कुकर दो प्रकार के होते हैं, एक तो बॉक्स वाले और दूसरे होते हैं अवतल सतह वाले। ठीक है, जो सौर कुकर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बॉक्स वाले और दूसरे होते हैं अवतल सतह वाले। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे और बाकी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, जो आपको अगले यानी कि डे जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चे सभी को अपनी यानी कि नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है अभी तक जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं। और किसी भी बच्चे को यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।